डिस्कवरी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोग राज व्यवस्था की कक्षा में हैं। पिछली कक्षा में हालांकि मैंने कहा था कि आज हम लोग शुरुआत करेंगे कार्यपालिका की, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि पहले हम लोग विधायिका और संसद वाली बात अगर कर लें तो कार्यपालिका को समझना तुलनात्मक रूप से सरल होगा। तो हम लोग पहले संसद से शुरुआत करते हैं और विधायिका पर पूरी चर्चा करने के बाद तब फिर कार्यपालिका और उसके अलग अलग अवयवों पर बात करेंगे। तो यही हमारा शेड्यूल रहेगा, तो वो ज़्यादा आपको समझने में तुलनात्मक रूप से आसानी होगी आपको। तो संसद का जो क्षेत्र है संविधान में वो अनुच्छेद 79 से 122 के बीच रखा गया है और अलग अलग प्रावधान हैं और उसमें बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो मुख्य परीक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण हैं ही। यह जो पूरा का पूरा एरिया है संसद वाला, यह प्रारंभिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण खंड कहा जा सकता है और ऐसा देखने को मिल रहा है पिछले कुछ वर्षों में कि अधिकांश जो प्रश्न हैं प्रारंभिक परीक्षा में जो राज्य व्यवस्था के, वो संसद और उसकी कार्यवाहियों प्रोसीडिंग से पूछे जा रहे हैं। कई बार ऐसा भी हो रहा है कि उसमें भाषाई रूप से इतनी चतुराई है कि आमतौर पर अभ्यर्थी उसमें कंफ्यूज हो जा रहा है और उत्तर गलत हो जा रहे हैं। तो हमें संकल्पनाओं की समझ भी चाहिए इसमें और बहुत महत्वपूर्ण तथ्यात्मकता भी है इसके अंदर। तो हम दोनों बातों पर गौर करेंगे और प्रयास यह करेंगे कि चाहे वो प्रारंभिक हो या मुख्य परीक्षा हो, कोई भी प्रश्न हमारे दायरे से बाहर नहीं हो और गलत नहीं हो उत्तर हमारा। इस दृष्टि से मैं बात करूंगा आपके लिए और उसी दृष्टि से हम अलग अलग संकल्पनाओं, अलग अलग विषयों को, अलग अलग खंडों को, टॉपिक्स को हम संसद वाले पोर्शन में कवर करेंगे। शुरुआत करने के पहले थोड़ी सी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि संसद की अगर बताई जाए तो जो शब्द है पार्लियामेंट शब्द एक फ्रांसीसी शब्द पार्लिमेंट से निकला है जिसका अर्थ होता है पार्टर, मतलब वक्ता, स्पीकर है वह। तो इसका अर्थ यह हुआ कि फ्रांसीसी शब्द के अनुरूप अगर हम उसका शाब्दिक अर्थ देखें तो कहीं ना कहीं वक्ता से जुड़ने वाली एक संस्था है। और अगर हम संसद की कार्यवाहियों पर गौर करें तो जाहिर है उसमें वक्ता ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि विचार विमर्श और सरकार और जनप्रतिनिधियों के बीच आपस में विचार विमर्श है, प्रश्नोत्तर है, इसी तरह के कार्य हम संसद में करते हैं। दूसरी बात यहां पर यह है कि अगर हम यह ढूंढने की कोशिश करें कि विश्व में पहली संसदीय संस्था कौन सी थी, तो यूनेस्को जो संस्था है उसने यह कहा है कि 1188 में सबसे पहली विश्व की संसदीय संस्था की स्थापना हुई स्पेन में, जब किंग अल्फोंसो 11 का शासन था और उसको कहा गया कोर्टिस ऑफ लियोन। कोर्टिस कहते हैं राष्ट्रीय असेंबली को, नेशनल असेंबली को, स्पेन और पुर्तगाल में। तो कोर्टिस ऑफ लियोन को यूनेस्को ने कहा कि यह पहली संसदीय संस्था के रूप में इसकी पहचान की जा सकती है। लेकिन जो आधुनिक संसदीय व्यवस्था है उसकी उत्पत्ति दो देशों में हुई 18वीं शताब्दी में, और वो दो देश थे इंग्लैंड और स्वीडन। इंग्लैंड में 1707 से लेकर 1800 के बीच और स्वीडन में 1721 से 1777 के बीच संसदीय संस्थाओं की उत्पत्ति हुई, जिसको हम आधुनिक संसदीय तंत्र के रूप में उसका विकास हुआ अंतिम रूप से। मुख्य रूप से जो यह कार्य होता था उस दौरान, तो संसद एक परामर्शी संस्था के तौर पर उभर कर आई थी विश्व स्तर पर। भारत का परिप्रेक्ष्य अगर देखें तो भारत में ऋग्वैदिक काल में दो संस्थाएं काम करती थीं, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, सभा और समिति। जो सभा थी वह बड़े लोगों की सभा थी, बड़े लोगों का समूह था, एल्डर्स का, और जो समिति थी उसमें सभी लोग शामिल हुआ करते थे। इसी प्रकार अगर हम खलीफा के शासनकाल में बात करें तो मजलिस अल शुरा नामक एक संस्था होती थी खलीफा की, जो परामर्श देती थी शासन तंत्र को। उसको हम संसदीय तंत्र के रूप में देखते हैं। और
इस्लाम में ही एक और बात कही गई उसी तरह की संस्थाओं के लिए, जिसको कहा गया मसूलिया जमैया, जिसका अर्थ होता है कि सामान्य या जनहित के लिए सामूहिक उत्तरदायित्व जिसके पास होगा वही संस्था शासन तंत्र में कार्य कर सकेगी। इस तरह की एक पृष्ठभूमि हमारे पास होनी चाहिए, जिससे हमें यह पता चल रहा है कि जो संसद है उसकी उत्पत्ति एक परामर्शी संस्था के रूप में हुई, लेकिन धीरे धीरे कालांतर में उसका स्वरूप बदल गया और वह विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था के रूप में आज हमारे सामने विश्व में मौजूद है। इस तरह की एक बात पहले हम लोग थोड़ा सा लिख लें इसको, फिर आगे बढ़ता हूं और उस पर चर्चा करता हूं कि वो कैसे आगे संसद विकास कर रही है। इस शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी भाषा के शब्द पार्लिमेंट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ वक्ता से संबंधित होना है। रिलेटेड टू पार्टर। टू स्पीक, रिलेटेड टू पार्टर का मतलब हो गया टू स्पीक, एक तरह का विचार विमर्श, अ डिस्कशन। एक डिस्कशन है, चर्चा है। इस तरह का एक अर्थ हमें पार्लियामेंट शब्द की उत्पत्ति से दिखता है। विश्व में पहली संसदीय संस्था यूनेस्को के अनुसार 1188 में किंग अल्फोंसो 11 के शासनकाल में स्थापित कोर्टिस ऑफ लियोन, यह कहा जाएगा कि विश्व की पहली संसदीय संस्था के रूप में यह स्थापित हुई। आधुनिक संसदीय व्यवस्था की उत्पत्ति 1707 से 1800 में इंग्लैंड में तथा 1721 से 1777 के बीच स्वीडन में मानी गई है। परामर्शी संस्था के रूप में। अब यहां एक पॉइंट और है कि भारत में ऋग्वेद काल में सभा और समिति, यह वयस्कों का समूह था और यह सभी लोग शामिल थे इसमें। इस्लाम की अगर बात करें
तो मजलिस अल शुरा खलीफा के शासनकाल में परामर्शी संस्था जो जमैया पर आधारित थी। मसूलिया जमैया का अर्थ हो गया जनहित के लिए सामूहिक उत्तरदायित्व। ये कहा जाएगा, इसका अर्थ है कि संसद आरंभ में तो ऐसे लिख सकते हैं, परामर्शी संस्था के रूप में संसद, और इसका रूपांतरण हो गया आरंभ, या शास्त्रीय कह लें इसको, क्लासिकली, और यहां हो गया आधुनिक, हो गया विधि निर्माण की संस्था। ये हो गया आधुनिक। इस तरीके से संसद की उत्पत्ति मानी जा सकती है। हम इस तरीके से देख सकते हैं, अलग अलग तरीके से। अब जब संसद विधि निर्माण की संस्था बन गई प्राथमिक, तब संसद क्या है और क्या काम करती है इन जनरल, उसका अगर हम अध्ययन करें तो यह होगा, यहां लिखा संसद, इसको जो शक्ति मिल रही है जनता के स्वतंत्र विचार हैं, वहां से इसको शक्ति मिल रही है। फ्री विल ऑफ द पीपल, वहां से इसको शक्ति मिल रही है। और यह जो कार्य करेगी, कार्य कौन से कर रही है यह, तो पहला इसका कार्य है लेजिस्लेशन, विधि निर्माण। दूसरा कार्य है प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन। तीसरा कार्य है जांच, स्क्रूटनी। और चौथा है सरकार का गठन। ये चार मुख्य कार्य हैं इसके, जिसके आधार पर यह करती क्या है, विधि के शासन की स्थापना करती है, जनता के स्वतंत्र विचारों या लोकप्रिय संप्रभुता की अभिव्यक्ति करती है ताकि जनप्रतिनिधि वहां जाएं। इसके अलावा सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करती है और सरकार को वैधानिकता प्रदान करती है। तो अब यह कहा जाएगा कि इन चारों से जो हमें मिलता है वो है विधि के शासन की स्थापना, दूसरा जनता के स्वतंत्र विचारों या लोकप्रिय संप्रभुता की
कोई व्यक्ति सरकार की जवाबदेही, और चौथा है सरकार की वैधानिकता, यह सुनिश्चित करती है संसद। इस तरीके से हम संसद को देख सकते हैं। और अब इसके बाद है कि संसदीय तंत्र कितने तरह का होता है। पहले कहा जाएगा कि शक्ति समन्वय या शक्ति समामेलन कहेंगे उसको, या समन्वय कह लें, जो भी कह लें, समन्वय पर आधारित। फ्यूजन ऑफ पावर्स, उसका अर्थ है कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व, यह इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा है दो प्रधानों की उपस्थिति, संवैधानिक अथवा सांकेतिक, और दूसरा वास्तविक। इसमें हो जाएगा आनुवांशिक शासक या निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष। ये दो इसके सबसे महत्वपूर्ण अवयव कहे जा सकते हैं। अब इसका वर्गीकरण करें तो हमें मिलेगा सबसे पहले वेस्टमिंस्टर मॉडल या ब्रिटिश मॉडल। दूसरा है वेस्ट यूरोपीय मॉडल या जर्मन मॉडल, और तीसरा है अर्धराष्ट्रपति मूलक अथवा संकर। सेमी प्रेसिडेंशियल और हाइब्रिड मॉडल। यह इस तरीके से हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। और यह जो है, यह संकल्पित किया था इसको हर्बर्ट मैरी ने, और लोकप्रियता दिलाई थी डुवर्जर ने। और इसको फिर दो भागों में बांटेंगे। एक को कहते हैं प्रधान राष्ट्रपतिवादी प्रीमियर प्रेसिडेंशियलिज्म, और दूसरा है राष्ट्रपति संसदवादी प्रेसिडेंट पार्लियामेंटरिज्म। ये इसका वर्गीकरण हो गया संसदीय तंत्र का।
अब बारी बारी से इस पर चर्चा करेंगे कि वेस्टमिंस्टर क्या है और वेस्ट यूरोपियन क्या है और प्रधान राष्ट्रपतिवादी क्या है और वो क्या है। सबसे पहले सामान्यतः संसद की निम्न सदन का प्रत्यक्ष निर्वाचन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट एफपीटीपी द्वारा, कुछ अपवाद हो सकते हैं जैसे इजराइल है, न्यूजीलैंड है, जापान है, आयरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सब का अपवाद है। इजराइल, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है। इसके द्वारा, और जापान है समानांतर मतदान पैरेलल वोटिंग द्वारा। ये इसके अपवाद हैं। एक गुण तो यह हो गया। दूसरा है चर्चा तथा विमर्श को समिति प्रणाली पर वरीयता। दूसरा है वेस्ट यूरोपियन मॉडल। और इसका उदाहरण यहां हो गया यूके, इंडिया। अब वेस्ट यूरोपियन क्या है? सदनों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन, उल्टा हो गया इसके। दूसरा है समिति प्रणाली को चर्चा और विमर्श पर वरीयता है। इस तरीके से हम उसको देख सकते हैं। जर्मनी है, बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है, ये सब इसके उदाहरण हैं। ये दो हो गए संसदीय तंत्र। तीसरा जो है अर्धराष्ट्रपति मूलक। या संकर जिसको करें। राष्ट्रपति विदेशी मामलों के लिए उत्तरदायी और प्रधानमंत्री घरेलू मामलों के लिए उत्तरदायी। जो इसमें राष्ट्रपति प्रधान राष्ट्रपतिवादी है, प्रीमियर प्रेसिडेंशियलिज्म, उसमें कहा जाएगा कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट जो है वह विधायिका के लिए उत्तरदायी है। प्रधान राष्ट्रपतिवादी
या प्रीमियर प्रेसिडेंशियलिज्म। प्रधानमंत्री तथा कैबिनेट विधायिका के प्रति उत्तरदायी। और इसके अलावा है राष्ट्रपति संसदवादी कैबिनेट राष्ट्रपति और विधायिका दोनों के प्रति उत्तरदायी। अब इसमें देखेंगे माली है, लिथुआनिया है, श्रीलंका है, बर्किना फासो है, और इधर रशिया है, पुर्तगाल है, सेनेगल है, नामीबिया है। तो प्रधान राष्ट्रपतिवादी जो तंत्र है उसमें श्रीलंका, उसके बाद माली, लिथुआनिया, उदाहरण है माली, लिथुआनिया, श्रीलंका, बर्किना फासो आदि। और इसमें हो जाएगा उदाहरण रशिया है, नामीबिया है, सेनेगल है और पुर्तगाल है। अच्छा, ये हो गए हमारे अलग अलग संसदीय तंत्र। इस तरीके से हम उसको समझ सकते हैं और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह महत्वपूर्ण एरिया हो सकता है कि कौन सा उदाहरण कहाँ है, किस तरह का तंत्र है, कैसे है। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं।